पहले हम लोग आज कहाँ से स्टार्ट करें? सर यूनिट 2 तक तो सर जैसा थोड़ा बहुत यूनिट 2 में कुछ सर बचा हुआ है। हम लोग सर एल्गोरिथम डिजाइन ही स्टार्ट करते हैं, वो बिल्कुल नया है। यूनिट 3 भी सर बिल्कुल नया है ऐसे देखे तो ग्राफ्स का। ठीक है, व्हाट विल डू, विल स्टार्ट विद यूनिट 4। ठीक है, एल्गोरिथम डिजाइन एंड यस। एनालिसिस, फंडामेंटल से स्टार्ट करते हैं। एल्गोरिथम क्या है, देन उसके बाद क्या करेंगे ना हम लोग का ना, ये ट्री में जो चीज छूट गया है, एवीएल ट्री, ठीक है, बाइनरी ट्रीज का कुछ कुछ है, वो रिवीजन करते हुए एक बार में ट्री को 2 क्लास में कंप्लीट कर देंगे। ओके सर। ठीक है, ठीक है, स्क्रीन शेयर करते हैं। एल्गोरिथम है क्या चीज? ओके, तो बिफोर आई स्टार्ट राइटिंग एनीथिंग, एक थोड़ा सा ब्रीफ देते हैं कि है क्या चीज। कंप्यूटर में एप्लीकेशन चलते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं, सॉफ्टवेयर हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। हम लोग जब किसी एक एप्लीकेशन को रन कर रहे हैं, ठीक है, बना करके इंस्टॉल करके रन करते हैं, तो 2 इम्पोर्टेंट या 2 बड़े चैलेंजेस एक डेवलपर के पास आते हैं। ये 2 इम्पोर्टेंट चैलेंजेस क्या है? फर्स्ट थिंग इज, जो प्रोग्राम हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं, मतलब जो एप्लीकेशन को रन कर रहे हैं, उसमें जो भी एक्टिविटी हम कर रहे हैं उसमें डिले नहीं आना चाहिए। दैट शुड रिस्पॉन्ड एट द क्विकेस्ट पॉसिबल टाइम। ठीक है, टाइम डिले नहीं होना चाहिए। तो मिनिमम टाइम में मैक्सिमम काम पूरा हो जाए, ये हमारा थ्रूपुट या परफॉर्मेंस इसी पे एस्टेब्लिश होता है ना। इनफैक्ट हम लोग जैसे इंटरनेट का स्पीड देखते हैं, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, क्या उसके बेसिस पे लोग चेक करते हैं बैंडविड्थ हमारा क्या है ना। बैंडविड्थ डिफाइंस द स्पीड ऑफ अ इंटरनेट। तो ये क्या चीज है, बैंडविड्थ डिफाइंस कि एक सेकेंड, एक यूनिट टाइम में आप कितना डेटा ट्रांसफर कर सकते हो। दैट इज द स्पीड 100 Mbps, 100 kbps, 1 Gbps, ये स्पीड है। सिमिलर टू दैट, एक एप्लीकेशन अगर हम रन कर रहे हैं, उस पर कुछ एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, तो कम से कम टाइम कंज्यूम करे एक एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ एनी गेम, पबजी खेल रहे हैं या कोई शूटिंग वाला गेम खेल रहे हैं। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि सिचुएशन कहाँ, जहाँ पे हम शूट किए है ना, टच स्क्रीन से बटन प्रेस किए, शूट किए, लेकिन वो रिस्पॉन्स हमको आधे 1 सेकेंड डिले से दे रहा है। आपको वो दिखाई नहीं दे रहा या वो फील नहीं आ रहा है। जो क्विक रिस्पॉन्सिवनेस का आना चाहिए था, वो फील नहीं आ पा रहा है। देयर इज सम डिले इनटू दिस। तो ये डिले जब आता है तो क्या होता है, एक तरह का इंटरेस्ट लूज आउट होता है ना। इंटरेस्ट लूज आउट होने से आदमी क्या करता है, उस एप्लीकेशन को हटा करके नया रिप्लेस कर देता है। तो योर टास्क शुड बी एग्जीक्यूटेड और कंप्लीटेड at the quickest possible time. So time delay should not be there. Second important thing is that since we are working on laptops, computers, desktops or even mobile phones, जहाँ पे हमारे पास स्पेस का बहुत कमी है, there is a shortage of space. भले आज के टाइम में हमारे पास जो स्मार्टफोन है वो 12 GB या 14-16 GB तक का रैम चला जाता है। इनफैक्ट लैपटॉप से भी हम 16 GB रैम तक एक्सपैंड कर सकते हैं। 1 TB हार्ड डिस्क या SSD लगा सकते हैं।
बट स्टिल आफ्टर सर्टेन यूज ऑफ टाइम, सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, जैसे जैसे आप यूज करते जाओ वो 8, 10, 12 GB भी जो है कम हो जाएगा, है ना। अल्टीमेटली हम यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी के बारे में बात कर रहे हैं। तो 8 GB, 10 GB, 12 GB जो हमारे पास है वो अगर खत्म हो जा रहा है तो उसको मैनेज कैसे करें। तो मैनेजमेंट ऑफ स्पेस is another big challenge. So we have two things, time complexity and space complexity. So you have to create the applications, आपका एप्लीकेशन जो है कुछ इस तरह से डेवलप हुआ होना चाहिए जो कि इन दोनों कॉम्प्लेक्सिटीज को बेहतर तरीके से समझ करके implement कर रहा हो. And perhaps the best applications that you might have used in your entire career, आप उसको बेस्ट इसलिए मान रहे हो और अब तक आप उसको यूज इसलिए भी करते हो बिकॉज ऑफ दीज टू इम्पोर्टेंट रीजन. I'll give you the best example. WhatsApp. You might be using WhatsApp since last 5, 6, 7 years, isn't it? Yes, sir. उसमें क्या है, हम लोग जो मैसेजेस भेजते हैं बहुत सारे मैसेजेस आते जाते हैं, इनफ्लो आउटफ्लो है मैसेजेस का, तरह तरह के मैसेजेस आ रहे हैं. इनफैक्ट अब तो हम लोग उसमें कॉल, वीडियो कॉल, ये सारा चीज भी कर सकते हैं, बहुत सारा पेमेंट भी अब कर सकते हैं उसमें. बट स्टिल वो क्या कर रहा है, मेरा बहुत ज्यादा मेमोरी कंज्यूम नहीं करता है. इफ आई कैन से ऑफ माई स्मार्टफोन करेंटली, हाँ मेरा व्हाट्सएप जो अराउंड 4 to 5 GB ऑफ डेटा कंज्यूम कर रहा है, स्पेस कंज्यूम कर रहा है, बिकॉज बहुत सारा PDF जनरेट होता है, स्टडी मटेरियल बनता रहता है और डेटा ट्रांसमिट होता है बहुत तरह तरह का, जिसके चलते ये इतना ज्यादा डेटा हम कंज्यूम करके, इतना ज्यादा मेमोरी ऑक्यूपाई करके रखे अपने एप्लीकेशन पे. द मोमेंट आई स्टार्ट डिलीटिंग दोज फाइल्स जो कि अब जरूरत के नहीं रहे हैं, देन एट दैट टाइम बहुत अराउंड 1-1.5 GB तो ऐसे ही फ्री हो जाएगा हम लोगों का. ठीक है, तो वो एप्लीकेशन अपने आप में बहुत ज्यादा डेटा कंज्यूम, बहुत ज्यादा स्पेस कंज्यूम नहीं कर रहा है, बट उसके ऊपर जो हम फाइल्स जो अपलोड या डाउनलोड कर रहे हैं या सेव कर रहे हैं, चाहे वो इमेजेस हो या कुछ भी हो, अगर हम इन सारे डेटा को हटा देते हैं और सिर्फ अपने चैट्स को सिर्फ रिटेन करते हैं, तो वहां पे बहुत ही कम अमाउंट ऑफ मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है व्हाट्सएप. And that is one of the biggest advantage that WhatsApp holds over any other applications. Let's say Facebook उसी जगह पे देखो, भले आप फेसबुक का मैसेंजर यूज कर रहे होगे सेपरेटली या नहीं भी, तो सिर्फ प्लेन आप फेसबुक ही ऐप यूज कर रहे हो, फेसबुक ऐप यूज अ लॉट ऑफ स्पेस, लॉट ऑफ मेमोरी स्पेस. ठीक है ना. तो ये एक रीजन बनकर क्या है वाई WhatsApp has gained so much popularity. बहुत कम लोग इस चीज पे ध्यान देते हैं, बट जो टेक्निकल लोग हैं, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, नॉलेज रखना है, तो हम लोग इस चीज पर ध्यान दे पा रहे हैं. अदरवाइज हम लोग सिर्फ बोलते हैं कि हाँ आसान है यूज करने में, बहुत लॉग इन लॉग आउट नहीं करना पड़ता हम लोगों को, क्विकर रिस्पॉन्स है, ठीक है, मल्टीपल टास्क हम उससे कर सकते हैं. तो ये सब बेनिफिट हम लोग देख रहे हैं, बट ये बेनिफिट नहीं देख रहे कि इतना सारा डेटा जो हम डेली बेसिस पे उससे चैट के थ्रू या जितना भी हम अपना डेटा उससे अपलोड या डाउनलोड कर रहे हैं, वो डेटा भी कम से कम स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है. तो परहैप्स इसका एल्गोरिदम कुछ उस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो कंप्रेस करके डेटा को बहुत ही कम अमाउंट ऑफ स्पेस में रख सके. यही होता है ना, जब हम लोग एक फोटो क्लिक करते हैं, लेट्स से उस फोटो का एक्चुअल क्लिक करने के बाद साइज रहा होगा 5 MB, है ना, HD क्वालिटी का अगर लेते हैं तो 5 to 7 MB का एक फोटो होगा. लेकिन जब हम उसको व्हाट्सएप पे किसी को भेजते हैं तो क्या इंटायरली 5 MB का फोटो डिलीवर होता है? नहीं. उसको व्हाट्सएप का एल्गोरिदम जो है इमेज कंप्रेशन ठीक है, तो क्या करता है उसका इमेज कंप्रेशन एक एल्गोरिदम है, वो क्या कर रहा है, इमेज को कुछ इस तरह से कंप्रेस कर रहा है कि इमेज चला भी जा रहा है क्विकली और इम्पोर्टेंट सेंसिटिव डेटा भी यूज आउट नहीं कर रहा है. बट हाँ क्या होता है, पिक्चर का क्वालिटी थोड़ा रिड्यूस कर देता है, उसका हायर कॉन्ट्रास्ट या जो
फिल्टर्स लगाते हैं कलर्स के, वो सबको रिड्यूस कर देता है। तो ये बेनिफिट ही है एक तरह से। अब अल्टीमेटली एम क्या है भाई, डेटा डिलीवर हो जाना चाहिए फुल्ली। तो डेटा अगर हमको डिलीवर हो रहा, थोड़ा सा अगर उसके क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं तो क्या दिक्कत है किसी को, है ना, ये चीज है। इट हैपेंस विद वीडियो। तो ये एक एग्जांपल हम लोग देखें जहाँ पे डेटा ट्रांसफर हो जाए, वो मैटर करता है, ना कि क्वालिटी मैटर कर रहा फिलहाल। एंड ऑल्सो टू दैट सर्टेन एक्सटेंट आई वुड डिफेंड कि ऐसा भी नहीं है क्वालिटी बहुत ही डिटोरिएट कर देता है, ठीक है, क्वालिटी गिराता है लेकिन इतना भी नहीं गिराता कि पिक्चर पूरा ब्लर हो जाए। ओके नेक्स्ट, तो ये हो गया हमारा क्या, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी अगर हम लोग देख रहे हैं तो हम जैसे गेम का रेफरेंस दिए, गेम में स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर एक गेम आप खेल रहे हो और उसमें आपके टैप करने के बाद, क्लिक करने के बाद, प्रेस करने के बाद थोड़ा सा डिले होकर के अगर वो रिस्पॉन्स दे रहा है तो किसी को भी मजा नहीं आता है ना, क्योंकि क्या है, इंट्यूटिव है। हम रिस्पॉन्स जब इनपुट दे रहे तो रिस्पॉन्स उसी टाइम दिखना चाहिए। इफ आई प्रेस द बटन टू शूट एंड ब्लो अ बलून, तो बलून उस टाइम बर्स्ट होता हुआ दिखाई देना चाहिए, ना कि हाफ अ सेकेंड के डिले के बाद। तो लेटेंसी या डिले अगर आता है तो समवेयर डाउन द लाइन आपका डेटा ट्रांसमिट सही से नहीं हो रहा है। There is a glitch in your algorithm or your program that needs to be improved upon, ठीक है। अगर आपका सिस्टम का परफॉर्मेंस ठीक है then definitely एप्लीकेशन का ही दिक्कत है, तो एप्लीकेशन का एल्गोरिथम में इम्प्रूवमेंट आना चाहिए। And perhaps you might have seen and also experience in your own laptop or on your smartphone also कि हर 2-3 महीने में कोई एक सॉफ्टवेयर का अपडेट चला आता है, कोई सा भी है ना, OTA अपडेट, ओवर द एयर अपडेट आते हैं एंड हम लोग को वो अपडेट को इम्पोर्ट या इंस्टॉल कर लेना चाहिए होता है, अपग्रेड कर लेना चाहिए होता है। सेफ्टी रीजन भी है और अगेन जो भी डीमेरिट शॉर्टकमिंग्स दिखाई दिए हैं अब तक में, उसको वो ओवरकम करने के लिए कहीं ना कहीं वो इम्प्रूव करने के लिए एल्गोरिथम्स को नया कोर्स भेजा जा रहा है। So these patches do get added into the existing algorithm और उसको इम्प्रूव करने के लिए वो पैचेस को ऐड किया जाता है। एंड perhaps that's why जब हम लोग ये अपडेट को जब इंस्टॉल कर लेते हैं तो वो एप्लीकेशन क्या होता है, फिर से रीस्टार्ट में चला जाता है। अब चाहे आपका स्मार्टफोन का एप्लीकेशन हो या कंप्यूटर लैपटॉप का हो, तो अगेन एप्लीकेशन को बंद करके दोबारा से रिबूट करेगा। या अगर सिस्टम का ही अपडेट आया है तो सिस्टम का अपडेट भी इंस्टॉल होने के बाद एक बार सिस्टम को रिबूट करता है, तब जाकर के वो नए कोड्स जो है वो एक्टिव होते हैं। तो इम्प्रूवमेंट कंटिन्यूअस चलता रहता है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं कि एक बार आपने एप्लीकेशन डिलीवर कर दिया और वो सक्सेसफुल हो गया तो आप वहां पे रुक जाते हो। यू लुक टू कीप ऑन इम्प्रूविंग एंड परहैप्स व्हाट्सएप इज अगेन द बेस्ट एग्जांपल। आप याद करो जब आप फॉर द फर्स्ट टाइम व्हाट्सएप यूज किए थे और अब जो व्हाट्सएप हम लोग यूज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से बहुत ज्यादा डिफरेंसेस आ गए हैं, है ना। कई तरह के नए उसमें एडिशन जो इंट्रोड्यूस किए गए हैं। हम लोग वीडियो कॉल कर सकते हैं, उसमें चैट को एडिट करने का ऑप्शन आ गया है, इमोटिकॉन्स डाल सकते हैं। व्हाट नॉट हैज बीन इम्प्रूव्ड अपॉन दैट। ओके, तो एल्गोरिथम बेसिकली है क्या चीज यहाँ पे। एल्गोरिथम का बेसिक हम लोग डेफिनेशन हमेशा जानते हैं कि इट इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। अभी प्रॉब्लम क्या है, तो प्रॉब्लम कुछ भी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम स्टेटमेंट, है ना। जैसे यहाँ से एक दूसरे डेस्टिनेशन तक पहुंचने का रूट फाइंड आउट करना है, दैट इज अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। हाउ आर यू गोइंग टू रीच अप टू दैट डेस्टिनेशन, ठीक है। तो आप उसको कैलकुलेट करते हो, मैनिपुलेट करते हो, मिनिमाइज करते हो कि कितने कितने ऑप्शंस बच गए हैं। इस रास्ते से जाने से हमको ट्रैफिक ज्यादा मिलेगा, दूसरे रास्ते से जाने से मेरा कपड़ा खराब हो जाएगा क्योंकि वो रास्ता ठीक नहीं है, तीसरे रास्ते में अंधेरे में जाना सेफ नहीं है। तो ऐसे करके अगर 4-5 ऑप्शंस हमें मिल गए हैं, इसमें से कौन सा बेस्ट है तो वो हर एक के लिए वैरी कर सकता है। ये डिसीजन तो चलो हम लोग जो लोग बैठे वो लोग ले रहे हैं, बट अगर हमारे बिहाफ में अगर
अगर हम एक एप्लीकेशन को ट्रस्ट कर रहे हैं कि वो डिसीजन सुनाए या दे दे या ओपिनियन दे दे, अगर गूगल मैप्स के बारे में हम बात करते हैं, वो ओपिनियन हमको देता है कि यहाँ पे मल्टीपल रूट्स पॉसिबल है इस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, ये शॉर्टकट तरीका है, यहाँ से ज्यादा टाइम लगेगा, इस तरह से वो ऑप्शन हम लोग को बता देता है। नाउ द ओनस इज ऑन द यूजर कि वो इनमें से कौन से ऑप्शन को ऑप्ट कर रहा है, ठीक है, कौन से ऑप्शन को ऑप्ट कर रहा है। अल्टीमेटली डिसीजन विल बी ऑन द यूजर। सो द आइडिया ऑफ having a real world problem and finding the solution, and not only just the solution, the best possible solution, ठीक है। अभी बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन कैसे डिफाइन कर रहे हैं कि यही बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन है? तो अगेन जो दो पॉइंट हम दो फैक्टर बोले, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, अगर इन दोनों के फेवर पे अगर हम लोग बात रख रहे हैं कि बेस्ट पॉसिबल मिनिमम टाइम पे ये काम अचीव किया जा सकता है, बेस्ट मिनिमम अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाई करके ये एप्लीकेशन डेटा रिटेन कर पा रहा है, तो दैट गिव अस द आंसर कि हाँ ये बेस्ट हमारे लिए सॉल्यूशन रहा, फिजिबल सॉल्यूशन। तो बेसिकली जब एक चैलेंज आता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम के पास कि एक एप्लीकेशन डेवलप करना है, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का साइकिल होता है पूरा, SDLC साइकिल जिसको हम लोग बोलते हैं। वहां पे क्या होता है कि जस्ट होना चाहिए, ओके, होप सो हम कनेक्ट नहीं होंगे हम लोग, फाइन। तो यही दो फैक्टर हमारा है जिससे हम लोग एल्गोरिदम को डिस्क्राइब करने वाले हैं। नाउ आई विल गिव यू रेफरेंस, so if you can recall, हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से पढ़े, उसमें अरे पढ़े थे, याद है अरे? यस सर। उसमें हम लोग दो कॉन्सेप्ट पढ़े थे, एक था सर्चिंग, लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च। जी सर। ठीक है ना? उसपे अगर आपको बोला जाए कि एक अरे है अराउंड 25 एलिमेंट्स का और उसमें हमको डेटा सर्च करना है, आप उसमें लीनियर सर्च अप्लाई करोगे या बाइनरी सर्च, विच वन वुड यू प्रेफर एंड व्हाई? अरे में सर लीनियर सर्च ही करते हैं सर, बाइनरी सर्च थोड़ा सा दिमाग से निकल गया है सर। लीनियर सर्च में 1 by 1। ओके, अच्छा ठीक है। हाँ मैं बाइनरी सर्च अभी याद नहीं आ रहा। ओके ठीक है, यस सर। एक बार तो सर व्हाट बता दीजिए हम ना। व्हाट हम क्या, अच्छा ठीक है, एक बार हम यहाँ पे अचीव क्या करना चाह रहे हैं, जैसे एक काम को करने के लिए हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस आ गए, तो सर्चिंग के लिए दो एल्गोरिदम है, लीनियर एंड बाइनरी। सॉर्टिंग है ना, अरे अनसॉर्टेड है, उसको अरेंज करना है, सॉर्ट आउट करना है, उसके लिए हमारे पास 5 से 6 एल्गोरिदम्स अवेलेबल है। डबल सॉर्ट है, हीप सॉर्ट है, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, रेडिक्स सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, एंड कितने सारे सॉर्टिंग हो गए।
6 से 7 सॉर्टिंग टेक्निक्स है, which one shall we prefer and why so? तो ये आंसर देना इतना आसान नहीं है, इट इज अ ट्रिकी क्वेश्चन। कि प्लेन टेक्स्ट में लिख रहा कि सर लीनियर सर्च कर लेते कि बाइनरी सर्च कर लेते, बट बेस्ड ऑन व्हाट क्राइटेरिया यू हैव सेलेक्टेड दिस एल्गोरिथम, दैट इज द बैकड्रॉप ऑफ द क्वेश्चन। तो अब अगर हम इस चीज को क्लियर कर दें, फिर से क्वेश्चन पूछेंगे, तो एक अरे का डिजाइन यहाँ पे क्रिएट करते हैं। लीनियर सर्च में हम लोग क्या करते थे, एक सॉर्टेड या अनसॉर्टेड अरे होगा, हम लोग एक एलिमेंट सर्च करना है, हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट इंडेक्स, दैट इज इंडेक्स 0। जिस एलिमेंट को सर्च करें उसको कंपेयर करते हैं, अगर मिल गया तो वहीं रुक जाते हैं, अदरवाइज नेक्स्ट सर्च में कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट सेकेंड थर्ड इंडेक्स ऐसे करते करते वो लास्ट इंडेक्स तक चला जाता है। अगर उसको कहीं कहीं भी नहीं मिला तो क्या करेगा, बोल देगा कि भाई एलिमेंट इज नॉट फाउंड इन द अरे, राइट। लेकिन वहीं पे अगर हम बाइनरी सर्च बोल रहे हैं, तो बाइनरी सर्च का पहला रूल बोलता है कि योर अरे शुड बी सॉर्टेड अरेंज। यस सर, याद आ गया सर। सॉर्टेड रहेगा तो हम लोग उसमें मिडिल लेकर के चेक कर लेते थे कि ग्रेटर देन या लेस देन है, तो अगर ग्रेटर देन लेस देन रहता था तो बीच से स्टार्ट करते थे, अगर लेस देन है तो हम वो हमारा जो एवरेज रहेगा उसके लेफ्ट में जाएंगे, और ग्रेटर देन रहेगा तो राइट में जाएंगे। वेरी गुड। तो बताइए कि अगर मेरे पास एक अरे है 25 एलिमेंट्स का, उसमें हमको एक एलिमेंट सर्च करना है, विच वन वुड यू प्रेफर, लीनियर और बाइनरी सर्च? तो सर ये सॉर्टेड है कि नहीं वो पहले देखना होगा ना। अगर सॉर्टेड नहीं रहेगा तो सर हम लोग लीनियर सर्च में जाएंगे, अगर सॉर्टेड रहेगा तब हम लोग बाइनरी सर्च में कर सकते हैं। अगर सॉर्टेड नहीं है तो हम उसमें सॉर्टिंग टेक्निक लगा के बाइनरी सर्च नहीं कर सकते क्या? बाइन जी बिल्कुल। ये कर सर सकते पहले हैं, उसको तो सॉर्ट ये भी करके। एक ऑप्शन है। बट द थिंग इज दैट 25 एलिमेंट्स का एक अरे है, उसमें हम पहले सॉर्टिंग लगा रहे हैं, फिर हम उसमें बाइनरी सर्च अप्लाई कर रहे हैं। क्या ये ज्यादा वक्त लगेगा या मेरा लीनियर सर्च जो है उससे ज्यादा समय लगेगा? ये भी तो सोचने वाली बात है ना। हम पहले सॉर्टिंग जी कर सर। रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं, उसके बाद हम सर्च स्टार्ट कर रहे हैं। तब सर लीनियर ही लेकिन रहेगा क्योंकि मेरे पास 25 डेटा है, तो अगर हम लीनियर करेंगे तो वन बाय वन एक बार चेक करते जाएंगे, और अगर बाइनरी में उसको हम सॉरी सॉर्ट करेंगे पहले, तो भी तुमको सारा को पहले देखना होगा वन बाय वन, हम उसको मतलब डिसेंडिंग या असेंडिंग जो भी करेंगे, तो डबल मेरा टाइम लग जाएगा। देख, बात सोचने में ऐसा तो डबल टाइम लग जाएगा, है ना। हम लोग जनरली ऐसा मान लेते हैं कि डबल टाइम लग जाएगा, बट अब इस चीज को हम एक एग्जाम्पल से रेफर करेंगे। एक अरे हम बना रहे हैं, ठीक है, स्क्रीन पे। स्क्रीन विजिबल है ना? यस सर। चलिए एक छोटा सा अरे हम लोग बना के इसमें एलिमेंट्स भी जल्दी से डाल देते हैं।
सर स्क्रीन नहीं दिख रहा है। हमको तो विजिबल है। जस्ट गिव इट अ सेकंड। अभी भी नहीं है विजिबल। यस सर, अब दिख रही है। ठीक है, ये रैंडमली हम लोगों ने अरे में एलिमेंट्स डाल दिया है। ठीक है, नाउ ये अनसॉर्टेड अरे है। ये अनसॉर्टेड अरे है। इस पे हम लोग क्या करें, लीनियर सर्च। लेट्स से आई एम ट्राइंग टू सर्च एन एलिमेंट x equal 12। लिख देते हैं, वही बेहतर है। ओके, so let us say कि we are trying to search x and x का वैल्यू जो है वो 12 है। लीनियर सर्च अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, फिर दूसरा क्राइटेरिया क्या, हम फिर से एक बार सर्च कर रहे हैं। लेट्स से आई एम ट्राइंग टू सर्च 90। फिर तीसरी बार हम एक सर्च करेंगे, लेट्स से 67। ठीक है, x का पहला वैल्यू जो मान के चल रहे हैं कि x की करंट वैल्यू 12 है, वी आर ट्राइंग टू सर्च वेदर x इज अवेलेबल इन द करंट अरे लिस्ट और नॉट। अगर हम इस पे लीनियर सर्च अप्लाई करते हैं तो ना कितना टाइम लगेगा बताइए रिजल्ट पाने में? सर बेस्ट टाइम सर फर्स्ट सर्च में ही वो मिल जाएगा। फर्स्ट सर्च में एकदम सबसे मिनिमम टाइम यही लग सकता है। यस सर। ठीक है, सेकेंड वाला जो एक्स का वैल्यू, उसको अगर हम सर्च करें तो क्या टाइम लगेगा? सर ये तो है ही नहीं, तो ये वर्स्ट केस हो जाएगा हमारा इसमें। वर्स्ट सारे में केस हमारे हो पास जाएगा, isn't it? वर्स्ट केस, या फिर हम 90 सर्च करें या 9 सर्च करें, लीनियर सर्च के बेसिस पे ये दोनों वर्स्ट केस एग्जांपल सेट कर रहे हैं। पूरा सर्च करने के बाद मिला ही नहीं, या पूरा सर्च करके लास्ट पे जब पहुंचे तब लास्ट एलिमेंट में मिला। तीसरा क्या है, वो बेस्ट और वर्स्ट केस के बीच में हमको एक रिजल्ट दे रहा है, एवरेज केस सिनेरियो बना रहा है। ठीक है ना, ये तो लीनियर सर्च के बेसिस पे हम लोग कैलकुलेट कर पा रहे हैं कि बेस्ट केस क्या था। लीनियर सर्च में हमारा बेस्ट केस सिनेरियो भी कांस्टेंट है ना, कि हमेशा पहले सर्च में ही मिल जाएगा। यस सर। बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्स्ट केस सिनेरियो, वर्स्ट केस क्या है, अभी तो मेरा साइज छोटा है अरे का, तो वो कितना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ एट, नाइन्थ सर्च में हमको दिया। ठीक है, नाइन्थ सर्च में हमको दिया वर्स्ट केस, या 10th सर्च में जब पूरा सर्च कंप्लीट हो गया तो 10 या 10 टाइम रन करने के बाद हमको बोल रहा है कि नहीं है भाई। लेकिन अगर इसी अरे का साइज अगर हम बढ़ा दे, 25 एलिमेंट का कर दे, 50 का कर दे, 100 का कर दे, तो मेरा वर्स्ट केस सिनेरियो तो बढ़ता चला जा रहा है। मेरा बेस्ट केस सिनेरियो तो फिक्स कांस्टेंट हो गया है। आप साइज अरे का 2 ले लो कि 2 लाख ले लो, अगर पहला एलिमेंट सर्च करने बैठे और वो पहले सर्च में मिल गया, तो हमेशा बेस्ट केस हमारा वही रहेगा, बिग O ऑफ 1 कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होने वाला। यस सर। लेकिन जब हम अपने साइज को बढ़ाते चले जाएंगे तो लीनियर सर्च में क्या होगा, मेरा वर्स्ट केस सिनेरियो भी जो है वो बढ़ता चला जाएगा। It depends upon the size of the array. If the size of the array is n, then definitely my worst case scenario would be big O of n. अब हम नोटेशन बता देंगे कि बिग O क्या बोले, हम थीटा क्या बोले।
यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, ये एल्गोरिदम का नोटेशन है। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यूजेज बोला गया है, या एक टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस किया गया है जिसके बेसिस पे हम लोग डिफाइन कर पा रहे हैं अवर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। हम लोग स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में भी बात इसलिए नहीं कर पा रहे बिकॉज स्पेस जो है वो सिस्टम टू सिस्टम वैरी कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन किसका 8 GB है, किसका 12 GB है। तो स्पेस के बारे में हम लोग अभी बात नहीं कर रहे हैं, कंसिडरिंग कि स्पेस को हम लोग कॉन्स्टेंट मान के चल रहे हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ओवर हियर। So if I have an array जिसका साइज अगर बढ़ाते घटाते चले जाएं अपने हिसाब से, और उसके अगर हम एक बेस्ट केस वर्स्ट केस देख रहे हैं, तो लीनियर सर्च हमको क्या दे दिया कि भाई बेस्ट केस आपका कांस्टेंट रहने वाला है, तो फर्स्ट सर्च नहीं मिलेगा तो बेस्ट केस कहलाएगा, नहीं तो नहीं। तो बिग O ऑफ 1 जो है एक नोटेशन हम बोल रहे हैं क्योंकि हम लोग का वर्स्ट केस या इसके बारे में बता रहा है। वर्स्ट केस जो है अगर हम देख रहे हैं तो वो क्या कर रहा है, वैरी कर रहा है डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द अरे, द वर्स्ट केस कैन वैरी। और इन दोनों के बीच में अगर हम कुछ सर्च कर रहे हैं, नॉट एग्जैक्टली इन द मिडिल, बट हमको ऐसा कोई वैल्यू जो ना तो बेस्ट केस दे पा रहा हो ना वर्स्ट केस, बट इन दोनों के बीच में कहीं लाई कर रहा होगा, तो वो हमारा एवरेज केस सिनेरियो है, एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी जनरेट कर रहा है। वी हैव 3 टाइप्स ऑफ नोटेशन, द बेस्ट केस, द वर्स्ट केस एंड द एवरेज केस। ठीक है प्रेरणा? यस सर। इसके बारे में पहले भी डिस्कस किए हैं क्या कुछ? सर प्रीवियस सेमेस्टर में हम लोग डेटा स्ट्रक्चर में पढ़े थे सर, ये बेस्ट केस वगैरह, और बिग O नोटेशन के बारे में था सर, तो मैंने बस रीड आउट किया था। तो ये बिग O नोटेशन जो हमारा अपर बाउंड जो बताता था कि यह मैक्सिमम एग्जैक्टली। टाइम जितना लेगा। तो वही चीज सर हम लोग को देखना है। जी क्या बोलिए? सर, वो बिग थीटा शायद लोअर बाउंड, एंड हमारे पास एक और बिग थीटा, बिग O, और एक है सर ओमेगा नोटेशन। ओमेगा। यस ठीक है, सर, जो कि ओमेगा हमारा हमारा लोअर बाउंड है। एक अपर बाउंड एक लोअर बाउंड, इनफैक्ट ऑनेस्टली स्पीकिंग हमको भी एग्जैक्टली मेमोराइज नहीं है अपर बाउंड लोअर बाउंड और मिड बाउंड कौन सा दे रहा है। हैव टू चेक इनटू द बुक। बट यस हाँ, तीन ओमेगा, हमारे पास ओमेगा है है। सर लोअर बाउंड। ओके, तीन हमारे पास नोटेशन है, अपर बाउंड लोअर बाउंड एंड मिड रेंज के लिए कैलकुलेशन के लिए। और यहाँ पे हम लोग मैक्सिमम जो हम लोग का जो इवेल्युएशन रहता है बिग O नोटेशन पे ही हम लोग इवेल्युएट करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अपर बाउंड जानने के लिए, बिकॉज हमको अपना बेस्ट केस सिनेरियो नहीं जानना है। हम लोग एल्गोरिदम को डिटेक्ट कैसे कर रहे हैं कि भाई अगर एक काम को करने के मेरे पास 3 एल्गोरिदम अवेलेबल है, इसमें से बेस्ट सुटेड कौन सा होगा, इसको किस बेसिस पे सेलेक्ट किया जाए। तो क्या बोल रहा है, तीनों का वर्स्ट केस सिनेरियो लेकर के आ जाओ, है ना, अपर बाउंड लेकर के आ जाओ। तीनों के वर्स्ट केस सिनेरियो में जो मिनिमम वर्स्ट केस होगा, है ना, ये खराब है, ये खराब है, ये भी खराब है, तीनों में कम खराब कौन है उसको चुन लो, यही होगा, जी सर, जी सर। है ना। तो बस इस बेसिस पे हम लोग एल्गोरिदम सेलेक्ट करते हैं। तो ये बात फिर पूरा घूम करके आया वहीं पे जहाँ से लोगों ने शुरू किया कि भाई किस कौन सा सर्चिंग एल्गोरिदम लोग को सेलेक्ट करना चाहिए। तो इसका आंसर बहुत सिंपल नहीं है, वी मस्ट नो द साइज ऑफ द अरे, वेदर इट इज सॉर्टेड और अनसॉर्टेड। तो बहुत सारा क्राइटेरिया जानने के बाद हम लोग एक डिसीजन लेंगे कि हम लोग यहाँ पे भाई एक्स सर्चिंग अप्लाई करें कि वाई सर्चिंग अप्लाई करें, एक्स सॉर्टिंग अप्लाई करें कि वाई सॉर्टिंग या जेड सॉर्टिंग, कौन सा टेक्निक अप्लाई करना है। उसके पीछे बहुत सारा पैरामीटर्स है जिसको हमको फुलफिल या देखना पड़ेगा। Once all those parameters are verified, only then we are in a position to make a decision that this algorithm is the best suited for this example. Right. Just hold on.
अब एक काम करते हैं, क्योंकि एक वेबसाइट किसी को ओपन करते हैं और थोड़ा सा ना हम लोग इसको ओवरव्यू में देखते चले जाएंगे। दो चीज हम लोग को देखना है। द टर्म इज एसिम्प्टोटिक नोटेशन। ठीक है, एल्गोरिथम अगर हम पढ़ रहे हैं तो एसिम्प्टोटिक नोटेशन हमको जानना बहुत जरूरी है कि हम लोग नोटेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो आई शेयर वन मोर स्क्रीन। ओके, तो बेस्ट वेबसाइट जो हम लोग उसको खोल करके बैठे हैं, एसिम्प्टोटिक नोटेशन एंड हाउ टू कैलकुलेट देम। तो यहाँ पे 3 नोटेशन खोला, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग देयर आर 5 नोटेशन। अगर आप इसको बीटेक लेवल या एमटेक लेवल से जाकर के पढ़ते हो, रिसर्च करते हो, देयर आर 5 नोटेशन, बिग ओ, स्मॉल ओ, बिग ओमेगा, स्मॉल ओमेगा एंड थीटा नोटेशन। बट यहाँ पे लोग जनरलाइज कर दिए हैं, 3 में ही कॉन्साइज करके छोड़ दिए हैं ना। इसका हम एक बस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखाना चाह रहे थे। तो यहाँ पे कहीं दिया, हाँ ये वाला। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछता है एल्गोरिदम्स का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या एसिम्प्टोटिक नोटेशंस के बारे में, और वो 4 मार्क्स या उससे ज्यादा का है, देन डेफिनेटली ये डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम और यहाँ पे जो डेफिनेशन दिया हुआ है, ये डेफिनेशन। इसी तरह से हर नोटेशन का अपना एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और उसके बेसिस पे वो एक्सप्लेन किया गया। तो ये मिड रेंज बता रहा है, अपर बाउंड, एक लोअर बाउंड, ये अपर बाउंड बता रहा है यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, और यहाँ पे कुछ एक प्रोग्राम भी छोटा सा बना करके दिया हुआ है। ठीक है, सिंपल सा कोड है, देखते हैं हम लोग क्या कहना क्या चाह रहा है इस चीज को। ठीक है, एक फंक्शन है, फंक्शन के अंदर 2 लूप चलाया है। तो नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट है, आई होप तो नेस्टेड लूप क्लियर होगा। आई का वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 इज लेस देन n, वी डोंट नो व्हाट इज द करंट वैल्यू ऑफ n राइट नाउ। कंसीडरिंग लेट्स से n का वैल्यू 3 लेते हैं, 3, तो 0 लेस देन 3। ठीक है, अंदर आया j का वैल्यू 0, 0 लेस देन 3, यस ट्रू। एंड यहाँ पे बॉडी के अंदर कुछ एक्टिविटी परफॉर्म होगा, राइट, सही है। ये जो लूप चल रहा है, ये कितनी बार चलेगा? ठीक है, तब यहाँ पे मेरे पास 3 लूप है। नेस्टेड लूप के अंदर हमारे पास क्या है, 3 लूप चल रहा है, जहाँ पे फॉर आई वाला जो लूप है, आउटर लूप है, वो उसके अंदर करेंटली 2 और लूप चल रहे हैं। एक जे वाला है, और जे वाला जब टर्मिनेट करेगा तब आई वाला फिर से यहाँ पे आएगा। तो लेट्स से कि यहाँ पे क्या बॉडी के अंदर कुछ नहीं दिया है, लेट्स से प्रिंट स्टेटमेंट के अगर डाल देते हैं, तो कितनी बार रन करे, कैसे बिहेव करे, और क्या हम इस लूप से कभी निकल पाएंगे भी या नहीं, ये भी एक देखने वाली बात है। व्हाई आई एम सेइंग दैट, बिकॉज आई लूप को यहाँ चलाया गया और उसके ही बॉडी के अंदर आई लूप को दोबारा रीस्टार्ट किया गया है। ठीक है, तो अब ये इनफाइनाइट लूप जनरेट कर रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग टाइप का, या टर्मिनेटिंग है बट आफ्टर सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स चलेगा, तो कितनी नंबर ऑफ टाइम्स चलना है। ठीक है ना, तो ये चीज को हम एज अ टास्क आपके लिए छोड़ रहे हैं। बस आपको छोटा सा चीज क्या करना है, इस वेबसाइट को खोलने के, इस कोड को लिख लीजिए and try to analyze for how many times this I loop is going to run, provided that we have given the value of n as 3। बहुत छोटा सा वैल्यू लिए हैं, बस एनालिसिस के लिए है। provided that the value of n is 3, आउटर लूप वाला I जो है कितनी देर तक, कितनी बार चलेगा, इनर j कितनी बार चलेगा, और इनर I कितनी बार चलेगा। ये काउंट हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस तरह अगर पूरा में देखा जाए तो इन टोटलिटी मेरा पूरा प्रोग्राम कितनी बार रन किया, मतलब ये लूप कितनी बार एग्जीक्यूट हुए।
ये इवेल्युएट करना है। एंड क्या कोई तरीका है जिससे हम सेम रिजल्ट अचीव कर सकते थे बाय मिनिमाइजिंग द नंबर ऑफ स्टेप्स? ठीक है ना, ये भी एक बात है कि हम क्या इसी जो रिजल्ट ये प्रोग्राम दे रहा है, क्या हम उसको मिनिमाइज करके कोड को सेम रिजल्ट अचीव कर सकते हैं? इफ दैट इज पॉसिबल इन एनी गिवन टाइम, that is the best possible result for us. ठीक है, आई हैव नेवर इवेल्युएटेड दिस कोड। आप एक बार इवेल्युएट करके देखना फ्री टाइम पे कि टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स कितना लग रहा है इसका। हर एक स्टेप का हम लोग मान लेते हैं यूनिट टाइम लग रहा है, यूनिट सेकंड लग रहा है। तो अगर 5 यूनिट चल रहा है तो 5 सेकंड वो एग्जीक्यूट करेगा सिस्टम पे। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक ट्रेनर? नो सर। ठीक है, नेक्स्ट चीज जो एक और मिलता है हम लोग को, जो एल्गोरिदम में हम लोग को याद रखना चाहिए, ग्रोथ ऑफ फंक्शन। ठीक है, ग्रोथ फंक्शन। तो ये ओके, एक और वेबसाइट रेफर कर रहे हैं ग्रोथ फंक्शन के लिए। तो डिफरेंट वे में दिया है, बट स्टिल आई थिंक हम लोग लॉक कर पाएंगे उस चीज को। ओके, तो यहाँ पे भी ग्रोथ फंक्शन के बारे में वही बात बोल रहा है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन लिया है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द कॉम्प्लेक्सिटीज, सॉरी नोटेशंस का लिया हुआ है। बट यहाँ पे ग्रोथ फंक्शन क्या दिखा रहा है? लेट्स से वी हैव a variable n, then we have 2n, we have n square, n cube, log n log n। ठीक है, ये सब हमारे पास फंक्शन अवेलेबल है या वैल्यूज अवेलेबल है। इनसे अगर हम n का वैल्यू को 0, 1, 2, 4, 8, 16, 32 ऐसे करके अगर हम डेवलप करते चले जाएं, तो कौन सा ऐसा फंक्शन है इनमें से या n का वैल्यू है जो कि ऑल ऑफ अ सडन ग्रो करने लग जाएगा? शायद से हम लोग इसको लास्ट सेमेस्टर में भी पढ़े होंगे, ग्रोथ फंक्शन। अगेन इफ आई कैन रिकॉल, वी हैव n स्क्वायर, सॉरी एक टेबल हम बना ही देते हैं पेंट विंडो में तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ओके, so we have, let's say, log n, we have n log n, we have n, we have 2n, we have 2 to the power n,
पावर को ऐसे डिपिक्ट करते हैं, 2 to the power n, n स्क्वायर, तो n स्क्वायर को हम लोग ले रहे हैं n की पावर 2, ठीक है। अब प्रोवाइडेड दैट द वैल्यू ऑफ n इज करेंटली 1, तब log n क्या वैल्यू जनरेट कर रहा होगा, n log n क्या वैल्यू जनरेट कर रहा होगा, है ना, 2n 2 to the power n n स्क्वायर, ये सब क्या क्या वैल्यू जनरेट कर रहे होंगे। देन चेंज द वैल्यू ऑफ n फ्रॉम 1 to 2, फिर उन सबको इवेलुएट करेंगे, फिर 2 से इसको 4 कर देते हैं, 4 से डबल 8 कर देते हैं, फिर 8 से 16, एंड आप चाहो तो 32 तक जा सकते हो इस साइड। अगर हम n के इतने सेपरेट वैल्यूज ले रहे हैं और ऊपर जितने भी वैल्यूज दिए हुए हैं उन पे अगर हम n का वैल्यू पुट डाउन करते हैं 1 by 1, तो सबका एक एक वैल्यू निकल करके आएगा। एक ऐसा स्टेज आएगा एट दिस ग्रोथ 1 2 4 8 16 32, जहां पे हम लोग को दिखाई देगा कि कोई एक फंक्शन ऊपर में एक ऐसा है जो कि ऑल ऑफ अ सडन बाकी सब फंक्शंस को इतना पीछे छोड़ करके आगे निकल गया, ऑल ऑफ अ सडन इट विल शूट अप, इट्स वैल्यू विल शूट अप, और उसके बाद वो सिर्फ बढ़ता जाएगा एक्सपोनेंशियली, और जिस रेट से वो बढ़ेगा बाकी जो फंक्शन है उस रेट से नहीं बढ़ पाते हैं या नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो ये ग्रोथ फंक्शन है, ये भी जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज हमारा जो एसिम्प्टोटिक नोटेशन जो आएगा बिग ओ ऑफ व्हाट, थीटा ऑफ व्हाट, तो वो इन्हीं फैक्टर्स से आएगा, ग्रोथ रेट से ही आएगा। If I can go back to a web page जहाँ मैं दिखा पाए दोबारा से, होप से कोई दिख जाए। Yeah, in fact here if you can see, sorry, if you can see this line, theta of n square, है ना, थीटा ऑफ n स्क्वायर, और कहीं अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे जो हम लोग रेफरेंस दे रहा है वो n के फॉर्मेट में दे रहा है, नीचे हम लोगों ने n स्क्वायर का देखा। हाँ, तो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज आर देयर, तो ये 5-6 जो पॉसिबिलिटीज का हम लोगों ने लिख दिया है, उसके बेसिस पे इवैल्यूएशन हम लोग को जस्टिफाई करना पड़ता है। तो बहुत सारा मैथमेटिकल प्रूफ या कैलकुलेशंस भी इन्वॉल्व है इसमें। और क्या है हमारे पास सिलेबस में इसका, सिलेबस में अब आगे बोल रहा है डिवाइड एंड अप्रोचेस के बारे में बता रहा है, कौन कौन सा डिफरेंट टेक्निक्स है, अप्रोचेस है थ्रू विच वी कैन इवेल्युएट अ रिजल्ट, जिसमें से ग्रीडी अप्रोच है, डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच है, मर्ज, सॉर्ट क्विक सॉर्ट, इनके बारे में बोल रहा है, और बाइनरी सर्च के बारे में बोल रहा है। ठीक है, तो सी हम बता दें, इसको थोड़ा इज आउट कर देते हैं। ये जो सिलेबस जो दिया हुआ है स्पेशली यूनिट 4 में, ये क्या कर रहा है, एल्गोरिथम के एनालिसिस के बाद जितने अप्रोचेस हमारे पास है, डिवाइड एंड कॉन्कर हो गया, डायनेमिक प्रोग्रामिंग हो गया, ग्रीडी अप्रोच हो गया, इन अप्रोचेस के अंदर कौन कौन से टेक्निक काम आते हैं, यूजफुल है, हम लोग को वो कंसीडर करके बस देखना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से ये
पॉइंट तो बहुत छोटा छोटा लिख दिया है, लेकिन एक्चुअली में इनका इम्प्लीमेंटेशन उसके नीचे में ही कहीं पे दिखाई दे रहा है। ये एनपीन्स प्रॉब्लम जो है, या अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिदम फॉर एनपी हार्ड प्रॉब्लम, ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, ये सब जो इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है, तो हम लोग को वो कंसीडर करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्लास में लोग स्टार्ट करेंगे तो थिंक बाइनरी सर्च हम लोग का पढ़ा हुआ है, एक बार आप भी रिवाइज करके आ जाना। तो लोग बाइनरी सर्च का ग्रीडी एल्गोरिदम के साथ या डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच के साथ कैसा काम आता है वो हम लोग देख लेंगे। परहैप्स वी नो अबाउट इट। कैन वी स्पेंड 5 more minutes? यस सर। ठीक है, तो इस डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक क्या है वो देख लेते हैं। व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय दिस डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक से? नाम में क्या पता चल रहा है, कुछ तो होगा। सर कॉन्कर का मतलब जैसे पहले डिवाइड एंड रूल था, पहले डिवाइड कर लो उसके बाद ये डिवाइड एंड कॉन्कर का सिर्फ मीनिंग मुझे नहीं पता है। फिर भी कोशिश कीजिए, शायद कुछ मिलता जुलता ही हो। डिवाइड एंड कॉन्कर 2 पार्ट में अगर हमारे पास कोई अगर वैसा है तो उसको पहले डिवाइड कर दे पार्ट्स में, उसके बाद पार्ट वाइज काम करें। कॉन्कर अब तक आपने जो बोला बात सही है, पार्ट्स में डिवाइड करके काम करें, उसके बाद क्या करेंगे, पार्ट्स में जब काम हो गया तब दो आइडिया से कॉन्कर एक बार देखना होगा सर, मीनिंग क्या है ये मेरे लिए नया वर्ड है। ओके। डिवाइड एंड कॉन्कर एक्चुअली है क्या चीज कि हम लोग बाइनरी सर्च में क्या कर रहे थे, सॉर्टेड अरे है, हम लोग मिड से सर्च करना स्टार्ट करते थे। मिड में नहीं मिला तो क्या पता, हम लोग क्या पता चलता था कि आइदर उसके लेफ्ट साइड में होगा या उसके राइट साइड में होगा। अगर लेफ्ट साइड में है तो राइट साइड वाले को डिस्कार्ड कर दो, सिर्फ लेफ्ट साइड वाले पे ही कंसंट्रेट करो। फिर उस लेफ्ट साइड वाले को हम लोग क्या करते थे, और छोटा करते थे, 2 हाफ में डिवाइड करते थे मिड निकालने के बाद। यस सर। तो क्या करें हम लोग बाइनरी सर्च में अपने अरे को आधा आधा पार्ट में डिवाइड करते जा रहे हैं, है ना। तो किस लिए डिवाइड कर रहे हैं, कि फाइंड आउट द रिजल्ट, यस सर। है ना, फाइंड आउट द रिजल्ट। तो कॉन्कर करना हम लोग को कि भाई फाइनली हमको रिजल्ट अचीव हुआ या नहीं हुआ है, वो फाइंड आउट करना है। ये एक बाइनरी सर्च का रेफरेंस दिए। आगे जब हम सॉर्टिंग टेक्निक पढ़ेंगे, मर्ज सॉर्ट, तो वो बेस्ट एग्जांपल है डिवाइड एंड कॉन्कर का, बट इट्स गोइंग टू बी अ बिट कॉम्प्लिकेटेड टू अंडरस्टैंड इनिशियली। वो क्या करता है, हमारे अरे को तोड़ता चला जाता है, 2 इक्वल हाफ में तोड़ता चला जाएगा। तोड़ने के बाद उसको और छोटा डिकम्पोज करेगा। कब तक डिकम्पोज करेगा, जब तक हर एक एलिमेंट इंडिविजुअल ना हो जाए। तो लेट्स से कि मेरे पास 8 एलिमेंट है, तो लास्ट में ऐसे लेवल पे पहुंचेंगे जहां पे मेरे पास 8 डिफरेंट एंटिटीज होंगे। अब और तो हम इसको डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं, तो क्या करेंगे, अब इसको अरेंज करना स्टार्ट करेंगे, बैक ट्रैकिंग करना स्टार्ट करेंगे। सबको तोड़ दिए, ठीक है ना। इट्स लाइक एक पजल को हम लोग क्या कर दिए, स्क्रैम्बल करके पूरा डिसइंटीग्रेट कर दिए हैं। नाउ यू पिक वन पीस और आप वहां से फिर पजल अप करना या बनाना उसको स्टार्ट करते हो, कंस्ट्रक्ट करना। तो ये डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक जो है ये वही बोल रहा है कि अपने सर्चिंग क्राइटेरिया या सॉर्टिंग क्राइटेरिया में एलिमेंट्स को तोड़ते हुए जाओ टिल यू रीच द एलिमेंट या फंडामेंटल कंपोनेंट, इंडिविजुअल कंपोनेंट या एटॉमिक कंपोनेंट बोल सकते हैं। वंस यू हैव रीच्ड द एटॉमिक कंपोनेंट और फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं है, तो वहां से क्या होगा, हम बैक ट्रैक करना स्टार्ट करेंगे और सबको फिर से री इंटीग्रेट करेंगे, बट इन एन अरेंज्ड मैनर। और अरेंज्ड मैनर क्या होगा, अब ये असेंडिंग ऑर्डर हो सकता है, डिसेंडिंग ऑर्डर हो सकता है, वॉट एवर इज द रूल being applied in the question, उसके बेसिस पे वो फॉर्मेशन बनेगा। तो ये डिवाइड एंड कॉन्कर का टेक्निक है। इसका हम लोग को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछता है, ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछता है। नाउ आई डोंट थिंक सो वी डू, ऑनेस्टली स्पीकिंग वी डोंट हैव द टाइम कि हम लोग उसको इवेल्युएट कर सके। आई थिंक हम लोग अब वर्स्ट केस में यही कर सकते हैं सेफ साइड के कॉन्सेप्ट को समझ करके उसका एक जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है
वो हम लोग देखते हुए जा सकते हैं कि भाई ये है क्या, हाउ इट हैज अचीव्ड। अगर टाइम परमिट किया देन डेफिनेटली हम लोग उस चीज को करना चाहेंगे। ठीक है, हम पहले से इस चीज को इस तरह से क्लियर कर दे रहे हैं, बिकॉज अगर हम लोग एनालिसिस पे घुस जाते हैं कि हर एक का हम लोग इवेल्युएशन पे देखेंगे। हाँ, इवेल्युएट करके देखना चाहेंगे हम लोग कुछ कुछ चीजों को जो इम्पोर्टेंट हमारे लिए है, ट्रैवलिंग सेल्समैन और ऑल दोस थिंग्स, एनपी कंप्लीटनेस का। बट हर एक एल्गोरिथम का हम लोग इवेल्युएशन अभी शायद नहीं देख पाएंगे बिकॉज ऑफ टाइम डज नॉट परमिट अस। बट हाँ, अगर पूरा कंप्लीशन के बाद भी अगर हमारे पास 2-3 घंटा समय रहा, डेफिनेटली लोग ट्राई करेंगे उसको कुछ करके एनालिसिस एक दो का एटलीस्ट प्रैक्टिस कर लेने के एग्जाम से पहले। क्लियर है? यस सर। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ कर के आ रहे हैं, आप भी पढ़ के आइए, हम भी पढ़ करके आएंगे। मर्ज सॉर्ट से सॉरी क्या क्या कहता है, बाइनरी सर्च, मर्ज सॉर्ट। बाइनरी सर्च और मर्ज सॉर्ट से दो चीज हम लोग पढ़ करके आते हैं। क्या है? ओके सर। ठीक है, ओके सर। ओके, थैंक यू।